नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपकी कहानियाँ पर। यहाँ हम सुनते हैं कहानियाँ, कुछ आपकी और कुछ मेरी। दोस्तों, पिछली कहानी जिन्न का गुलाम को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। हमारे इस चैनल से जुड़े, अपने इस परिवार को बड़ा करें जिससे कि मेरी सारी वीडियो आपको मिल सके। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 3 दोस्तों की है, अभय, अर्जुन और मनोज की। इन तीनों का कोई नहीं था। बचपन इनका अनाथ आश्रम में गुजरा था। एक ही अनाथ आश्रम से पढ़ने के वजह से और रहने से इनमें काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती इतनी गहरी कि समय आने पे ये एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। अभी ये तीनों दोस्त मुंबई के एक बड़े से कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं। जब भी इन्हें अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, ये तीनों बाहर निकल पड़ते हैं कहीं दूर, एडवेंचर और हैप्पीनेस को ढूंढने के लिए। कभी ये पुराने जगहों पे जाते हैं घूमने, कभी मंदिर बड़े बड़े, और कभी जंगल के बीच में जाके नेचर को करीब से महसूस करते हैं। और कभी कभी ये ट्रैकिंग जैसा साहसी काम भी करते हैं। तो इस बार इन्होंने साहस और रोमांच से भरी हुई एक जर्नी को एंजॉय करने के लिए शहर से दूर कालीपुर नाम की एक जगह पे आए थे। ये इलाका पूरी तरह से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। इस जगह पर बहुत कम लोग ही रहते थे और कुछ बहुत बड़े फार्म हाउस थे। उसी में से एक फार्म हाउस इन दोस्तों ने 2 दिन के लिए रेंट पर ले लिया था, क्योंकि इन्हें जिस पहाड़ पे कालू पर्वत ट्रैकिंग के लिए जाना था, वो कालू पर्वत इस फार्म से काफ़ी नज़दीक पड़ता था। लेकिन इन्हें इस बात का पता नहीं था कि ये फार्म हाउस में नहीं बल्कि मौत के मुंह में रहने आए हैं, और इसका एहसास इन्हें कुछ ही पलों में होने वाला था। शाम के ठीक 5 बजे थे और लंबा सफ़र तय करने के बाद तीनों दोस्त फार्म हाउस पहुंच चुके थे। यहाँ आने के बाद तीनों बंगले के सामने खड़े होकर बंगले की खूबसूरती को देखने लगे थे। बंगले के चारों ओर हरियाली बिखरी हुई थी। बंगला लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ था। बंगले के सामने एक बड़ी सी फूलों की बाग लगी हुई थी, जहाँ से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। बंगले के आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था और वो तीनों बंगले के गेट पे कुछ देर तक खड़े रहे, वहाँ की खूबसूरती को देख रहे थे। फिर अर्जुन ने अपने जेब से चाबी निकाली और मेन गेट के ताले को खोल दिया। उसने अपने दोनों हाथों से गेट को अंदर की तरफ धकेला। एक जोर की आवाज़ के साथ गेट खुल गया और अगले ही पल वो तीनों अपने अपने कंधे पर अपना बैग लेके अंदर आ गए। अंदर आते ही अभय ने बड़ी खुशी से दोस्तों से कहा, यार यह तो वाकई में बड़ा बढ़िया बंगला है। इतना खूबसूरत बंगला आज तक नहीं देखा मैंने। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आ रही, वो एजेंट इतने खूबसूरत जगह पे आने से मना क्यों कर रहा था? अभय ने अर्जुन की ओर देखकर ये पूछा था। इस पे अर्जुन ने कहा, अरे हाँ, वो बात बताना तो मैं भूल ही गया तुम लोगों को। भैया ने बड़ी रोचक कहानी सुनाई है इस बंगले की। यह सुनकर अभय और मनोज दोनों अर्जुन के पास आए और मनोज अपने बैग को नीचे रखते हुए उससे पूछा, अच्छा हमें भी सुना क्या है कहानी? अर्जुन ने अपने बैग को सही किया और घर के दरवाजे की तरफ चलते हुए उन दोनों को कहानी सुनाने लगा कि कई सालों पहले इस जगह पर एक सिद्ध तांत्रिक की झोपड़ी हुआ करती थी। वो तांत्रिक बड़ा ही नेकदिल था, हमेशा लोगों की मदद किया करता था। भूत प्रेत बाधा हो या फिर कोई और समस्या हो, वो चुटकियों में लोगों की सारी समस्या सुलझा देता था। इसीलिए आसपास के सारे लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे।
कुछ समय बाद उसकी एक हादसे में अचानक मौत हो गई। मौत का कारण किसी को पता नहीं चल पाया। उसकी मौत का जब लोगों को पता चला तो सब वहाँ इकट्ठे हो गए। तांत्रिक ने गांव वाले की बहुत मदद की थी, इसलिए गांव वालों ने उन्हें अपना समझकर उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया उसी जगह पे। उसके कुछ महीनों बाद से इस जगह पे विचित्र घटना का सिलसिला शुरू हुआ। इस पर मनोज ने पूछा, कैसा सिलसिला? तो अर्जुन ने बताया, हर अमावस की रात को जो भी युवा पुरुष इस इलाके से गुजरता है वह गायब हो जाता है, और जो लोग आज तक गायब हुए हैं वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। यहाँ के लोकल लोग, पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट टीम सब लोग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं। समय बीतता गया, हर अमावस की रात को युवक गायब होने लगे। इससे लोगों में डर फैल गया कि यहाँ जरूर किसी भूत प्रेत का वास है जो लोगों को गायब कर रहा है। इसके बाद कुछ सालों में लोगों ने यहाँ से गुजरना पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ 20 साल पहले की बात है। शहर के एक जाने माने बिजनेसमैन इस जगह को खरीद कर अपना ये आलीशान फार्म हाउस बनाया था। जब वो पहली बार अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहने आए तो रात को उनका 20 साल का लड़का कहीं गायब हो गया। वो पैसे वाले थे, पूरी ताकत लगा दी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन बच्चा मिला नहीं। तब से वो और उनकी फैमिली यहाँ लौट कर नहीं आए और उन्होंने सारी जिम्मेदारी बंगले की ये केयर टेकर वाले भैया को दे दी। तब से वही इस बंगले की देखरेख कर रहा है। वह तो बंगले की चाबी देने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। तो मनोज ने पूछा, फिर तेरे हाथ ये चाबी कहाँ से आई? इस पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो भैया की ना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पर बहुत दिनों से नज़र थी, कब से उसका नंबर मांग रहा था। आज मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसने मुझे बंगले की चाबी दे दी। इस पर अर्जुन और मनोज दोनों ही हंसने लगते हैं। मनोज ने कहा, वाह भाई, सही टाइम पर सही दाव खेला है। इतिहास गवाह है, लड़की के चक्कर में बड़ी बड़ी हस्तियाँ डूब गई, फिर हमारा भैया किस खेत की मूली है। दोनों हंसने लगे। अर्जुन और मनोज इस वक्त बात करते करते घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। दोनों बात कर रहे थे हंसते हुए, तभी उनका ध्यान उनसे 20 कदम की दूरी पर खड़े अभय पर जाता है। अभय डर के मारे एक ही जगह पर जम गया था। अर्जुन और मनोज ने जब उसे एक ही जगह खड़ा पाया तो जोर से आवाज़ लगाई, अरे अभय यार, क्या कर रहा है वहाँ? दोनों की आवाज़ सुनकर अभय झटके से होश में आया। अभय उसके पास पहुंचा और थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, जब तू जानता था कि यहाँ पर इतना बड़ा खतरा है तो तू हमें यहाँ मरने के लिए क्यों लेकर आया? देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रहना चाहिए। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं और चलते हैं। अभय की बात सुनकर मनोज ने हंसते हुए कहा, क्यों, तेरी फटके हाथ में आ गई क्या? कितना फट्टू है बे तू। अभय को गुस्सा आया। उसने कहा, अबे मैं डर नहीं रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि क्यों किसी फालतू पंगे में पड़ना। इस पे अर्जुन ने कहा, अरे मेरे भाई, यह सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। आज के ज़माने में भी तू इन भूत प्रेतों की बातों पे यकीन करता है? अर्जुन ने अभय से पूछा। इस पे अभय ने कहा, यह बातें तुझे बकवास लगती है तो तू मुझे एक बात बता, आज तक जो लोग यहाँ से गायब हुए हैं वह मिले क्यों नहीं, और उन्हें इस तरह से गायब कर कौन रहा है? इस पे अर्जुन ने कहा, अरे हो सकता है इसमें किसी गैंग का हाथ हो जो गांव के लोगों को अगवा कर उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने का काम करते हो, या कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसके पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ है।
इसलिए डर मत, अंदर चल। अभय ने कहा, लेकिन भाई समझने की कोशिश कर, आज अमावस है और मैं बस इतना कह रहा हूँ। इतना सुनते ही अभय की बात को बीच में रोकते हुए अर्जुन ने कहा, अरे यार बस हो गया तेरा नौटंकी, फालतू का नाटक कर रहा है। अगर मुझे पता होता तू इतना डरपोक है तो मैं तुझे यह कहानी कभी नहीं सुनाता। अभय को अर्जुन की यह बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत कहा, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, ठीक है, चलो अंदर जो होगा देखा जाएगा। अभय ने हिम्मत करके उन दोनों से यह बात कह तो दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। मनोज, अर्जुन, अभय वो तीनों इस वक्त घर का दरवाज़ा खोल के घर के अंदर आ चुके थे। घर अंदर से काफ़ी बड़ा और आलीशान था। घर के अंदर आते ही अर्जुन मनोज और अभय की तरफ पलटा और कहा कि तुम दोनों घर की थोड़ी सफाई कर लो, तब तक मैं रात का खाना बना लेता हूँ। मनोज ने कहा, हाँ ठीक है भाई। वो तीनों अपना अपना काम करने लगे। कुछ ही देर में साफ़ सफाई का काम पूरा हो गया था और इधर किचन में अर्जुन ने भी खाना बना लिया था। इधर रात के भी 8 बज गए थे। तीनों इस वक्त खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ चुके थे। अभय ने खाना देखा तो हैरान रह गया। डर के मारे पसीना छूटने लगा। उसने डरते हुए पूछा कि अबे अर्जुन, ये तूने क्या खाने में बना डाला है? अर्जुन ने कहा, चिकन टिक्का बनाया है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभय ने कहा, प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो आज अमावस है, ऊपर से तूने ये नॉनवेज खाना बना डाला। अर्जुन ने कहा, हाँ तो उसमें कौन सी दिक्कत हो गई? ऐसा क्या है नॉनवेज में जो तू इतना डर रहा है? इस पे अभय ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देख भाई, ऐसा है कि मैंने कहीं पढ़ा था और ये बात मैंने बुजुर्गों से भी सुनी है कि जिस जगह पर नेगेटिव एनर्जीज होती है वहाँ नॉनवेज नहीं खाते, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ की बुरी शक्तियाँ आक्रामक हो जाती है और काफ़ी ताकतवर भी होती है, मनुष्य को हानि पहुँचाती है और कभी कभी तो इसकी खुशबू से ही वह उस दिशा में खींची चली आती है। इसलिए मैं कह रहा था आज के दिन हमें यह खाना नहीं खाना चाहिए। उसकी बात सुनकर अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए पूछा, नेगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेत? अभय ने कहा, हाँ। अर्जुन ने पूछा, क्या नॉनवेज खाने की वजह से यहाँ चले आएंगे? पागल है तू? इतना कहते ही अर्जुन और मनोज ठहाके लगाकर हंसने लगे। अर्जुन ने कहा, अबे किस गधे ने तेरा नाम अभय रखा? जब देखो डरता रहता है। अबे अपनी नहीं तो कम से कम अपने नाम की तो इज्जत रख। इस पर अभय ने कहा, भाई मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, जो बोल रहा हूँ वो सच है, तुम लोग मेरी बात सुनो। अर्जुन ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, तेरी कोई नहीं सुन रहा, चुपचाप खाना खा, हमें भी खाने दे। अर्जुन की बात सुनकर अभय ने एक लंबी सांस छोड़ी और धीमे धीमे बुदबुदाया कि सही कहा है किसी ने, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। अभय की बात सुनते ही अर्जुन थोड़ा गुस्सा हो गया। तो अभय ने कहा, अरे मेरे कहने का मतलब यह नहीं था यार मनोज, वो राइस की बाउल दे, भूख लगी है। बात बदलते हुए अभय ने कहा। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए तीनों ने अपना खाना खा लिया। खाना खत्म करते ही जैसे ही वो अपनी जगह से खड़े हुए, तभी अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। लाइट की यूँ जाने से अभय थोड़ा घबरा जाता है और कांपते हुए आवाज़ में दोस्तों से पूछता है, अबे यार ये लाइट को क्या हो गया? मनोज ने कहा, कुछ नहीं, ये पहाड़ी एरिया है ना, तो यहाँ पर लाइट का यूँ जाना नॉर्मल सी बात है। खैर ये सब जाने दो और जल्दी से सो जाओ, कल सुबह उठकर हम सबको सफ़र पे भी निकलना है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। अर्जुन तू एक काम कर, इस टेबल को साफ़ कर ले, तब तक मैं खाने की प्लेट को बाहर फेंक कर आता हूँ। और अभय तू बेडरूम में जा और जाकर चादर ले आ, हम रात को यहीं हॉल में सोएंगे, ठीक है?
अर्जुन ने कहा ठीक है भाई, चलो फिर लग जाओ काम पर। अगले ही पल तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन टेबल को साफ कर रहा होता है, दूसरी तरफ अभय चद्दर लेने बेडरूम में चला जाता है और इधर मनोज खाने की प्लेट को अपने हाथ में पकड़े कूड़ेदान में फेंकने के लिए घर से बाहर आ जाता है। मनोज इस वक्त घर के आंगन में खड़ा था। अमावस की रात होने की वजह से घर के चारों तरफ गहरा अंधेरा था और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब मनोज ने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन की, अपने ऊपर की जेब में रख लिया और उसी लाइट में सावधानी से डस्टबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसके आगे जाते ही उसके आसपास का माहौल थोड़ा डरावना होने लगता है। चारों तरफ एक अजीब सा धुआं फैलने लगता है। उस धुएं में मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मनोज जैसे अपना कदम आगे बढ़ा रहा था वैसे वैसे ही उसे किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। मनोज बार बार पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता। अंदर ही अंदर वह काफ़ी डर रहा था। वह तेजी से कूड़ेदान की तरफ पहुंचा और अपने हाथ में पकड़े कूड़े को जैसे ही फेंकने वाला था, उसके पीछे से काला साया गुजरा। डर के मारे मनोज के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी उसको अपने पीछे कोई दिखा नहीं। वो खुद से डरते हुए बोला, शायद हवा का कोई झोंका होगा, मैं भी ना खामखा डर जा रहा हूँ। मनोज को अपने पीछे कोई दिखा नहीं। उसने दोबारा कूड़ेदान की तरफ पलटकर डस्टबिन में कूड़ा फेंक दिया। कूड़ा फेंककर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके सामने एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल खड़ी थी, जिसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी लाल आंखें उसे ही घूर रही थी। लंबे लंबे दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उस चुड़ैल की डरावनी शक्ल देखकर मनोज जोर से चीखा। इधर अर्जुन घर के अंदर कपड़े से टेबल को साफ कर रहा था। मनोज की चीख सुनकर वो डर जाता है। वो कपड़ा फेंककर तेजी से बाहर की ओर दौड़ा। बाहर आते ही मनोज को ढूंढने लगा। मनोज कहाँ है तो? अर्जुन जोर जोर से आवाज़ लगाकर चारों तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मनोज कहीं मिला नहीं। वह भी मनोज को ढूंढ ही रहा था कि उसे घर के अंदर से अभय की जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अभय की आवाज़ सुनते ही अर्जुन तेजी से घर के अंदर दौड़ा। अभय अभय, ये क्या हो रहा है? पहले मनोज और अभय अचानक कहाँ गायब हो गए दोनों? अर्जुन उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। अंत में थक हार कर वो घर के हॉल में आकर बैठ जाता है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से दोनों गए कहाँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पीछे से काला साया तेजी से गुजरता है। अर्जुन के पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो झटके से अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ पीछे मुड़ा। उसने धीरे से अपना एक कदम आगे बढ़ाया और हकलाते हुए बोला, कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ पर? देखो, तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। सामने से कोई जवाब नहीं आता है। अर्जुन अपनी नज़रों को हॉल में चारों तरफ घुमाता है। हॉल में चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक से कहीं से हल्का हल्का धुआं आने लगा और धुएं से पूरा हॉल भर गया। धुएं की वजह से अर्जुन को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों के आगे से अर्जुन धुएं को हाथों से हटाने लगा और मोबाइल की रोशनी में आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। तभी चारों तरफ एक जोरदार शैतानी हंसी गूंज उठी। हंसी को सुनकर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लगा था। वह अपना सर चारों तरफ घुमाकर देखने लगा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन सिवाय इस खौफनाक हंसी के कुछ दिखाई दे नहीं रहा था।
अर्जुन आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि वह चुड़ैल अपना डरावना चेहरा लेके अर्जुन के सामने आ जाती है। उसके भयानक चेहरे को देखकर अर्जुन डर के मारे जोर से चीखता है और पीछे की ओर गिर जाता है। नीचे गिरते समय उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर चुड़ैल के पैरों की तरफ चला जाता है। मोबाइल उस चुड़ैल के पैरों के पास उल्टा गिरा हुआ था, जिसके वजह से मोबाइल के टॉर्च का उजाला सीधा चुड़ैल के शरीर पर आ रहा था। वह चुड़ैल जमीन से 4 फीट ऊंचे हवा में उड़ रही थी। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे। टॉर्च के उजाले में उस चुड़ैल का रूप और भी भयानक दिख रहा था। अर्जुन ने आज के पहले इतना भयंकर नज़ारा कभी अपने ज़िंदगी में नहीं देखा था। पूरा शरीर उसका डर से कांपने लगा था। दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वह चुड़ैल शैतानी हंसी हंसते हुए बोली कि मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं सालों से तुम जैसे किसी युवा पुरुष का इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसकी बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं, और आज मेरी वो इच्छा तुम पूरी करने वाले हो। बलि का नाम सुनते ही अर्जुन का पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह तेजी से भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पैर वहीं जम चुके थे। चाहकर भी वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के आगे अचानक से उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें घूमने लगी। तभी उसे अपने दोस्तों की भी याद आई। उसे समझ में आ गया था कि उनके दोस्तों को भी इसी चुड़ैल ने गायब किया है। जैसे उसके मन में यह विचार आया, उसने हिम्मत करते हुए कांपती आवाज़ में चुड़ैल से पूछा कि क्या मेरे दोस्तों को भी तुमने ही गायब किया है? अर्जुन की बात सुनते ही वह चुड़ैल गहरी आवाज़ में बोली, हाँ, उन्हें मैंने ही गायब किया है, और इस वक्त वो दोनों मेरी ही कैद में हैं, और आज रात 3 बजते ही मैं उन दोनों की बलि दे दूंगी। अर्जुन ने जब यह सुना तो उसके दोस्तों के साथ क्या होने वाला है, तो वह डर से कांप गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए उस चुड़ैल से अपने दोस्तों के जान की भीख मांगी कि नहीं, छोड़ दो उनको प्लीज़, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें छोड़ दो। इस पे चुड़ैल ने कहा, बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? मैं तुम तीनों की बलि देने वाली हूँ, तुम तीनों की। अर्जुन ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, जाने दो हमें, हम वादा करते हैं हम कभी यहाँ वापस लौट कर नहीं आएंगे, जाने दो। अर्जुन हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए उस चुड़ैल से कहता है। उसकी बात सुनकर वह चुड़ैल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर जो हंसी थी उसकी जगह अचानक से शैतानी भाव आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कोई शैतानी योजना चल रही हो। जैसे अर्जुन की तरफ देखा और एक शैतानी भाव से अर्जुन से कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ दूं, तो तुम्हें एक खेल खेलना होगा। अर्जुन ने कहा, आप जो बोलो वो करने को मैं तैयार हूँ, बस हमें जिंदा छोड़ दो। अर्जुन उसके सामने घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। चुड़ैल ने कहा, हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, खेल पूरा होने का तुम लोगों को ज़रूर छोड़ दूंगी, लेकिन खेल शुरू हो इससे पहले तुम खेल के बारे में कुछ बातें जान लो। ये खेल मौत से भी भयानक है। इस खेल में कदम कदम पर एक भयानक मौत लिखी हुई है, और अगर तुम इस खेल के अंदर मारे गए तो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा वहीं तड़पती रह जाएगी, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। बताओ, खेलोगे ये खेल, या फिर चढ़ा दूँ तुम तीनों को अपने शैतान की बलि? उसकी बात सुनकर अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होता है और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए चुड़ैल से कहता है, मैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना है। चुड़ैल ने कहा, बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा ये जोश और दोस्तों के प्रति लगाव पसंद आया। ध्यान से सुनो तुम्हें क्या करना है। इस खेल के 3 पड़ाव होंगे।
हर पड़ाव के अंत में तुम्हें एक पहेली को सुलझाना होगा, उसके बाद तुम खेल के अगले पड़ाव में जा सकोगे। खेल के तीनों ही पड़ाव में सफल होने के लिए तुम्हें अपने हिम्मत और बुद्धि का प्रमाण देना होगा, और खेल के अंत में तुम्हारे हाथ में जो तलवार होगी वह चमकने लगेगी। तब तुम मुझे वो तलवार दे देना और मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगी। कहो, तैयार हो इस खूनी खेल को खेलने के लिए? अर्जुन ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। उसके हाँ में डर साफ झलक रहा था, फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए खेल को खेलने के लिए अपनी हामी भर दी, क्योंकि उसके पास अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चुड़ैल ने कहा, तो शुरू होता है खेल का पहला पड़ाव। मैं तुम्हें अपने जादू से एक मायावी दरवाजे के पास भेजूंगी। दरवाजे के उस पर तुम्हें एक तलवार मिलेगी। उस तलवार को लेकर तुम्हें फिर उसी दरवाजे से बाहर आना है, क्योंकि वहाँ से बाहर आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाहर आते ही उस तलवार की नोक को ज़मीन पर मारना। ऐसा करते ही तुम यहाँ सुरक्षित पहुँच जाओगे। लेकिन क्या? अर्जुन ने डरते हुए उस चुड़ैल से पूछा। चुड़ैल ने कहा, तलवार को उस कमरे के बाहर लाना इतना आसान नहीं। तुम जैसे ही तलवार को हाथ लगाओगे, उस मायावी कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और वहाँ एक आदमखोर नरभेरिया आ जाएगा। अगर उस नरभेरिये ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारी हड्डी तक चबा जाएगा। तुम्हें खुद को उससे बचाना होगा तब तक जब तक कि दरवाज़ा खुद से अपने आप ना खुल जाए। चुड़ैल की यह बात सुनकर अर्जुन के पूरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, ये चुड़ैल क्या कम थी जो अभी इस नरभेरिया से भी सामना करा रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? लेकिन अब इन बातों के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। अर्जुन अब पीछे नहीं हट सकता था, और क्या पता इस खेल में शायद वो जीत भी जाता। यही सब अपने मन में सोचते हुए अर्जुन ने आखिरकार खेल को शुरू करने के लिए हामी भर दी। अर्जुन के हाँ कहते ही वह चुड़ैल उसके ऊपर अपना हाथ घुमाती है। चुड़ैल के ऐसा करते ही अगले पल अर्जुन अपने आप को किसी दरवाजे के बाहर खड़ा पाता है। वो अपने चारों ओर देखने लगता है। उसके पीछे की तरफ कभी ना खत्म होने वाला एक अंधेरा था, और आगे एक बड़ा सा दरवाज़ा। उस दरवाजे के दोनों तरफ एक एक मसाले जल रही थी। मसाल के उजाले की वजह से दरवाज़ा और उसके ऊपर बनी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। दरवाजे को देखकर साफ कहा जा सकता था कि वह बहुत प्राचीन दरवाज़ा है। उसने दोनों हाथों से दरवाजे को खोला। एक तेज आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही उसने कमरे में चारों ओर देखा। कमरे की चारों दीवारें लगभग 20 फीट ऊंची थी। यह कमरा लगभग 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा था। कमरे में सिर्फ 2 मसाले जल रही थी, एक सामने की दीवार पर और दूसरी दरवाजे के ऊपर, जिस वजह से कमरे के कुछ हिस्सों में अभी भी अंधेरा कायम था। दरवाजे के बिल्कुल सामने की ओर लगभग 40 फुट दूरी पर एक काला पत्थर रखा हुआ था, और उस पत्थर पर एक तलवार रखी हुई थी जो काफ़ी चमक रही थी। अर्जुन को यह समझने में देर न लगी कि यह वही तलवार है जिसे लेकर उसे जाना है। वह धीरे धीरे सावधानी से तलवार के पास कदम बढ़ाते हुए पहुंच गया। तलवार को छूने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपने कांपते हुए हाथों से तलवार को उसने छुआ ही था कि धर से आवाज़ के साथ मायावी कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। यह सुनते ही वो झटके से पीछे मुड़ा। दरवाजे को बंद देखकर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। अब अर्जुन अपने मुंह पर आए पसीने को अपने दोनों हाथों से पोंछा, फिर तलवार की ओर पलटा। अर्जुन तलवार को अपने हाथों से पकड़ने ही वाला था कि एक भयानक चेहरा उसके चेहरे के सामने आ गया। अर्जुन डर से तेजी से पीछे की ओर लुढ़क कर गिर गया। उसने खुद को किसी तरह संभाला और सामने की ओर नज़र उठाकर देखा तो पत्थर के पीछे से धीरे धीरे
गुर्राते हुए एक नरभेड़िया बाहर निकल कर आ रहा था। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। आंखें उसकी खून की तरह लाल थी। मुंह से 2 काले काले दांत बाहर निकले हुए थे जिससे लार टपक रही थी। उसके हाथ और पैरों के नाखून किसी इंसान के उंगली जितने बड़े थे। अगले ही पल वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया। लगभग 7 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा भयंकर शरीर था उसका। अपने सर को ऊपर की ओर करते हुए उसने जोर से एक दहाड़ लगाई, जैसे मानो इतना बढ़िया खाना देने के लिए वह ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रहा हो। उसकी ये दहाड़ सुनकर अर्जुन की तो जैसे रूह ही कांप गई। वह अंदर से इतना सहम चुका था कि उठ के खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस नरभेड़िए ने अपनी दहाड़ को विराम देते हुए जैसे ही अर्जुन की तरफ मुड़कर देखा, अर्जुन तेजी से अपने हाथों और पैरों की मदद से पीछे की ओर खिसकता चला गया। वह नरभेड़िया जैसे जैसे अर्जुन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे अर्जुन पीछे की ओर खिसकता जा रहा था। पीछे खिसकते खिसकते वह अब दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उठा और तेजी से अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान बचाओ मुझे, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। अभी वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वह नरभेड़िया उसके ऊपर छलांग लगा देता है। उस नरभेड़िए के मुंह और हाथों के बीच आने ही वाला था अर्जुन, तभी वह साइड में उछल के खुद को उससे बचाता है। अपना वार खाली जाता देखकर नरभेड़िया गुस्से में आ जाता है और गुस्से में गुर्राते हुए अर्जुन की तरफ देखता है। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए अर्जुन की नज़र पत्थर पर रखे उस तलवार पर जाती है और वह तेजी से तलवार की ओर दौड़ लगाता है। लपक कर अपने हाथों में तलवार को थाम लिया। ऐसा करते ही वह नरभेड़िया और गुस्से में आ गया और तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ा। उसके ऊपर वह अपने पंजे से वार करने ही वाला था कि अर्जुन उस तलवार की मदद से उसका वो हाथ काट देता है। लेकिन अगले ही पल जो होता है उसे देखकर अर्जुन हैरान रह जाता है। उस नरभेड़िए का कटा हुआ हाथ फिर से उगाता है। यह देखकर अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। अर्जुन ने सोचा ये तलवार के वार का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? यह अर्जुन सोच ही रहा था कि नरभेड़िया अर्जुन को उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उछाल देता है। इससे अर्जुन दूर जा गिरता है। उसके हाथ पैरों में काफ़ी चोट लग गई थी। दर्द से वह कराह रहा था और उसके शरीर के कुछ हिस्सों से खून भी आने लगे थे। किसी तरह से खुद को संभालते हुए वह तलवार के सहारे उठ के खड़ा हुआ। फिर हिम्मत करते हुए तलवार को अपने हाथों में लेकर नरभेड़िए की ओर दौड़ा और तलवार के वार से नरभेड़िए के एक एक अंग को काट डाला। लेकिन अगले ही पल उसके शरीर के सारे अंग फिर से जुड़ने लग गए। यह देखकर 2 कदम पीछे हट गया अर्जुन और खुद से बोला, ये क्या हो रहा है? मैंने इसकी गर्दन काट दी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, लेकिन फिर भी यह हरामखोर मर नहीं रहा। आखिर इसे हराऊं तो हराऊं कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस तलवार का रक्षक हो और शायद इसीलिए तलवार के किसी वार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, और जब तक मैं इस तलवार को यहाँ से बाहर नहीं ले जाता तब तक ये मरेगा नहीं। और अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे और कहाँ से निकलूँ? दरवाज़ा तो अभी बंद है। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल जाता है। अर्जुन जैसे ही देखा कि दरवाज़ा खुल गया है, वो तलवार को हाथों में लिए तेज़ी से दरवाजे की ओर दौड़ने लगा। वह दरवाजे के बाहर जाने ही वाला था कि उसे एक जोरदार लात पड़ी और वो फिर दर्द से कराह उठा। अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गया है, अब मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। जब तक ये पूरी तरह से ठीक होगा तब तक मैं इस दरवाजे से बाहर निकल जाऊँगा। अगले ही पल
अपने शरीर की सारी शक्ति लगा के अर्जुन उठ के खड़ा होता है और ठीक वैसे ही जैसे उसने सोचा था अपनी तलवार से उस नरभेड़िए के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर तेजी से भागता हुआ दरवाजे के बाहर चला आता है। जैसे ही वह दरवाजे के इस पार आता है, दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। बाहर आते ही वो एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, आज तो मरते मरते बचा। खैर, पहला पड़ाव इतना भयंकर है तो पता नहीं आगे आने वाला पड़ाव और कितना भयंकर होगा। ऊपर वाले, आज तूने जैसे मेरी रक्षा की, बस इसी तरह आगे भी करते रहना। यह कहते हुए उसका ध्यान अचानक हाथ में पकड़ी तलवार पर जाता है। अर्जुन उस तलवार को ध्यान से देखने लगता है। उस तलवार में एक अद्भुत सी चमक थी। तलवार के हैंडल पर कई तरह के मंत्र लिखे हुए थे। हैंडल के थोड़ा ऊपर की ओर एक लाइन में 3 खाने बने हुए थे। उसके 2 खाने खाली थे और एक खाने में काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ था। यह तलवार दिखने में असाधारण सी थी। उस तलवार को देखकर अर्जुन के मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे। उसने सोचा, मैंने आज तक ऐसी तलवार कभी नहीं देखी। आखिर कौन सी खास बात होगी इस तलवार में जिसे पाने के लिए वह चुड़ैल हाथ आए बलि को भी जिंदा छोड़ने को तैयार हो गई। खैर, इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रात के 3 बजने से पहले मैं सारे पड़ाव को पार करूं और अपनी और अपने दोस्तों की जान बचाऊं। हाँ, यह सही रहेगा, लेकिन अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ? तभी उसे याद आया कि चुड़ैल ने कहा था कि तलवार मिलने के बाद तलवार को अपने दोनों हाथों से ऊपर की ओर उठाकर उसकी नोक को ज़मीन पर मारना है। ऐसा करते ही तुम यहाँ पहुँच जाओगे। तो अगले ही पल अर्जुन ने ठीक वैसे ही किया। तलवार की नोक को ज़मीन पर मारते ही अगले पल वो खुद को उस चुड़ैल के सामने पाता है। अर्जुन को सही सलामत देखकर वह चुड़ैल थोड़ी सी खुश हो जाती है और उससे कहती है, बहुत अच्छे अर्जुन, बहुत अच्छे, तुमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अभी खेल का पहला पड़ाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें अभी एक पहेली को सुलझाना है। उसे सुलझाने के बाद ही तुम खेल के अगले भाग में जाओगे। अर्जुन ने कहा, और वो पहेली क्या है? चुड़ैल ने कहा, वह पहेली मैंने ये तलवार तुम्हें बताएगी। उस तलवार के हैंडल पर जो कालमणि लगी हुई है उस पर अपने खून की कुछ बूंदें छिड़क दो। अर्जुन ने अगले ही पल ठीक वैसा ही किया। खून की कुछ बूंदें उसने कालमणि पर डाली और उस पर अपने अंगूठे से रगड़ने लगा। ऐसा करते ही उस मणि से एक रोशनी बाहर आई और देखते देखते वह रोशनी बड़े बड़े अक्षरों में बदल गई। कुछ ही पलों में उन अक्षरों ने एक पहेली का रूप ले लिया। अर्जुन ने बड़ी गंभीरता से उस पहेली को पढ़ने की कोशिश की। पहेली कुछ इस प्रकार थी, तुम्हारे हाथों में जो तलवार है, तुम्हें उस तलवार से अपने शरीर के 2 टुकड़े करने हैं। अर्जुन डर गया। क्या 2 टुकड़े करने होंगे मुझे अपने शरीर के? लेकिन यह कैसे संभव है? अर्जुन जैसे ही यह पढ़ता है कि उसे पहेली के अनुसार अपने शरीर के 2 टुकड़े करने, तो वह हैरान रह जाता है। अपनी डरी सहमी आवाज़ में वह उस चुड़ैल से दोबारा पूछता है, भला यह कैसी पहेली है? अगर मैंने अपने शरीर के 2 टुकड़े दिए तो मैं तो मर जाऊंगा, और मर गया तो खेल के अगले 2 पड़ाव का क्या? मेरे दोस्तों का क्या? उनकी जान कैसे बचेगी? अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली कि ये तो अब तुम्हारी समस्या है। खुद के 2 टुकड़े करके अगर तुम उन्हें पुनः जोड़ पाओ तो तुम उन्हें जोड़ देना, वरना तुम्हारी मौत तो आज तय है। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, इस पहेली को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। आधे घंटे के अंदर अगर तुमने यह पहेली को नहीं सुलझाया या फिर पहेली का गलत जवाब दिया तो तुम्हारे हाथों में जो तलवार है यह तुमसे छूटकर हवा में उड़ने लगेगी और उड़ते हुए बिजली की फुर्ती से तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर देगी। यह सुनते ही अर्जुन की हालत तो ऐसी हो गई कि मानो जैसे काटो तो खून नहीं, गला सूख गया था उसका।
डर के मारे उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बस 5 मिनट बचे थे आधा घंटा ख़त्म होने में, लेकिन अभी तक अर्जुन को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अर्जुन काफ़ी सोच रहा था कि अब इसमें करना क्या है। ये सब देखते देखते ही उसे अपने और नरभेरिये के बीच की लड़ाई याद आ गई। उस लड़ाई को याद करते ही उसे उसके पहेली का जवाब भी मिल गया। पहेली का जवाब मिलते ही उसके माथे की चिंता की लकीरें थोड़ी कम हुई। अगले ही पल अर्जुन ने अपनी आवाज़ में थोड़ी हिम्मत लाते हुए सामने खड़ी चुड़ैल से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ पहली पहेली का जवाब देने के लिए। इस पर वह चुड़ैल अर्जुन की तरफ देखते हुए हंसते हुए उससे बोली, जवाब देने से पहले एक बात का खास ध्यान रखना। अगर तुमने जवाब गलत दे दिया तो तुम्हें उस तलवार के वार से कोई नहीं बचा सकता, खुद मैं भी नहीं। कहो फिर क्या जवाब है इस पहेली का। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए तलवार को अपने एक हाथ में लेकर उसे ऊपर उठा लिया। तलवार की धार की नोक अब अर्जुन की गर्दन के बिल्कुल सामने थी। अर्जुन के हाथ काँप रहे थे। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर इस पहेली का जवाब मैंने गलत दिया तो मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों की भी जान चली जाएगी और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं खुद होऊंगा। अगले ही पल उसका ध्यान समय पे गया। 2 मिनट का समय शेष था बस। उसने एक लंबी सांस ली, तलवार को जोर से अपनी गर्दन की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल अपने सर से कुछ बाल काटकर अपने हाथ में ले लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ उस चुड़ैल की तरफ कर दिए। कुछ देर तक कमरे में एक गहरा सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो जिंदा था। उसने अपने पूरे शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करके देखा। अपने मन की तसल्ली के लिए खुद को जोरदार थप्पड़ मारा। तब जाके अर्जुन को यह जान के बहुत खुश हुआ कि वो सच में जिंदा है। अर्जुन को अपने आप पर बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने पहेली को हल कर लिया है। अगले ही पल उसने आत्मविश्वास के साथ उस चुड़ैल की तरफ देखा और कहा, यह लो, यह रहा तुम्हारे पहले पहेली का जवाब। अर्जुन का जवाब सुनने के बाद चुड़ैल पहले तो अर्जुन के हाथ में जो तलवार थी उसे गौर से देखने लग गई। उस तलवार में किसी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। यह देखकर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हुई और अगले ही पल उसने अर्जुन की तरफ देखा और उससे गंभीर स्वर में पूछा कि अपने जवाब को विस्तार पूर्वक समझाओ कि यह बाल इस पहेली का जवाब कैसे हो सकता है। यह सुनकर अर्जुन अवाक रह गया। उसे तो लग रहा था कि चुड़ैल को इस पहेली का जवाब पता होगा, लेकिन वो तो जवाब का स्पष्टीकरण चाहती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसे इस पहेली के जवाब के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों? अर्जुन के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। वह चुड़ैल से पूछना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान समय पर गया। 3 बजने में अब सिर्फ 3 घंटे का समय बचा था और उसे अभी भी 2 पड़ावों को पार करना था। इसलिए उसने सवाल पूछने की बजाय जवाब देना सही समझा। अर्जुन ने कहा, पहेली में यह कहा गया था कि मुझे अपने शरीर के 2 टुकड़े करने होंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि मुझे अपने शरीर को बीच में से काटकर उसके टुकड़े करने हैं। इसलिए मेरे सर के कुछ कटे हुए बाल, जो कि थोड़ी देर पहले मेरे ही शरीर से जुड़े थे, जिन्हें काटकर मैंने खुद से अलग कर दिया है। इस तरह यह बाल मेरे शरीर का दूसरा टुकड़ा हुआ और पहला टुकड़ा मैं खुद। अर्जुन की बात सुनकर मन ही मन खुद से बुदबुदाई, लगता है सालों बाद जाकर आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। वह चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हुई और ज़ोर से हंसते हुए अर्जुन से बोली, बहुत अच्छे अर्जुन, बहुत अच्छे। मुझे यकीन है कि तुम अपने दोस्तों के प्राण अवश्य बचा लोगे। तुमने खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब खेल के दूसरे पड़ाव की बारी है। सुनो तो फिर तुम्हें इस बार करना क्या है? तुम्हें एक बार फिर उसी मायावी कमरे में जाना है
और वहाँ से एक दिव्य लाल मणि लेकर आनी है। जैसे ही तुम्हें वह लाल मणि मिल जाए, उसे लेकर तुरंत उस दरवाजे से बाहर आ जाना। बाहर आते ही उस मणि को उस तलवार से जोड़ देना और फिर तलवार की नोक को ज़मीन पर दे मारना, जिससे तुम फिर से यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन अर्जुन, लेकिन क्या? इस बार फिर से कोई नई मुसीबत से सामना करना है क्या? कांपती आवाज़ में अर्जुन ने पूछा था। चुड़ैल ने कहा, अब यह तो तुम्हें वहाँ जाने पर ही पता चल पाएगा। चुड़ैल ने हंसते हुए अर्जुन से कहा और उसके सर पे हाथ घुमाया। ऐसा ही करते ही अर्जुन उस कमरे से गायब हो गया। अर्जुन ने खुद को अगले ही पल उस मायावी कमरे के बाहर खड़ा पाया। कमरे का दरवाज़ा बंद था। अर्जुन अपने दोनों हाथ दरवाजे को खोलने के लिए ऊपर उठाए, लेकिन अगले ही पल फिर से उसे नीचे झटक दिया और घबराते हुए खुद से बुदबुदाया, ये कहाँ आकर फंस गया मैं। पता नहीं कब मेरी जान छूटेगी इस चुड़ैल से और इसके खूनी खेल से। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत है इस दरवाजे के पीछे? मेरी मदद करना प्रभु। फिर अर्जुन ने खुद को किसी तरह संभाला, एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़कर दोनों हाथों से उसे अंदर की तरफ ढकेला। इधर बंगले के अंदर चारों ओर जोरदार हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। चुड़ैल कह रही थी, मूर्ख मानव सोच रहा है कि तलवार मिल जाने के बाद मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी। नहीं, तुम्हारा मरना तो तय है। खेल में अगर हार गए तो वो तलवार तुम्हारे प्राण ले लेगी, और अगर जीत गए तब मैं उस तलवार से तुम्हारे प्राण ले लूँगी, और फिर तुम्हारे मरते ही उस भैरव तलवार की मदद से पूरे विश्व पर राज करूँगी मैं। और इधर दरवाज़ा खोलते समय अर्जुन का ध्यान अपनी कलाई पे पहनी घड़ी पर चल जाता है। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे। अर्जुन, क्या 1 बज गए? इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का समय रह गया है, मुझे जल्दी करना होगा। ये सोचते हुए वह दरवाजे की तरफ अंदर जाता है। अंदर सामने की ओर लाल रंग की कोई चीज़ जगमगा रही थी, जिसकी रोशनी से कमरा चमक रहा था। उसे देखते ही अर्जुन बोला, शायद यही है वह लाल मणि, लेकिन वह नरभेरिया कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा होगा कि आगे भी दिखाई न दे। ऐसा कहते हुए अर्जुन अपने तलवार को कस के अपने हाथों में थामा और कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। अर्जुन के अंदर जाते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। आवाज़ सुनकर इस बार अर्जुन पीछे नहीं मुड़ा। वो जल्द से जल्द मणि लेकर कमरे के बाहर निकलना चाह रहा था, इसलिए उसने दरवाजे को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। अर्जुन का पूरा ध्यान सिर्फ सामने की मणि पर था। धीरे धीरे वह सावधानी से कदम आगे बढ़ा रहा था। अभी अर्जुन ने 2 कदम आगे बढ़ाए थे, तभी एक विशालकाय अजगर ज़मीन से बाहर निकला और उसने अर्जुन के पूरे शरीर को अपने में लपेट लिया। अर्जुन अपने बचाव के लिए कुछ कर पाता, इससे पहले ही अजगर ने अपना वार उस पर कर दिया था। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह अजगर लगभग 25 फीट लंबा था और 3 फीट चौड़ा था। पूरे शरीर पर काले और पीले रंग के निशान बने हुए थे। बड़ा भयानक दिख रहा था। अजगर ने अपने मुंह से 2 दांत बाहर की ओर निकाले और जोर से गुर्राने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अर्जुन उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा न हुआ। उल्टा वो जितना कोशिश कर रहा था, अजगर की पकड़ और भी कसती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगी, आंखें बार बार बंद हो रही थी। अपने हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज़ अर्जुन साफ साफ सुन पा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी और अगले ही पल अर्जुन नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके हाथ किसी ठोस चीज़ से टकराए तो उसे महसूस हुआ कि किसी तरह उसने उस चीज़ को अपनी अंगुलियों से खींचकर मुट्ठी में पकड़ लिया। पकड़ते उसे यह पता चला कि यह उसकी तलवार है। अगले ही पल उसके शरीर में जितनी बची खुची ताकत थी
सारी ताकत लगा के उस तलवार के नोक को उसने अजगर में घुसेड़ दिया। अजगर दर्द से तड़पने लगा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसने अर्जुन को दीवार की तरफ फेंक दिया। अर्जुन दीवार से नीचे टकरा के गिर गया। उसे काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी। हड्डियों में काफ़ी तेज दर्द होने लगा था। उसके मुंह से खून निकलने लगा था और शरीर का अंग अंग दर्द कर रहा था। दर्द से कराहते हुए उसने खुद से कहा, इसने तो मेरी हड्डियों तक को तोड़कर रख दिया है। क्या ये फिर से मेरी तरफ बढ़ रहा है? मुझे कुछ करना होगा इससे पहले ये मुझे मार दे। मुझे इसका काम तमाम करना होगा। यह कहते हुए अर्जुन लड़खड़ाते कदमों से अपनी जगह से उठा, अपनी तलवार को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और अजगर की तरफ बढ़ने लगा। सामने से अजगर भी गुस्से में अर्जुन की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। इससे पहले अजगर अपना वार करता, अर्जुन ने फुर्ती दिखाते हुए तलवार से कई सारे वार अजगर पे किए। अजगर को बचने का उसने कोई मौका न दिया। वो तब तक वार करता रहा जब तक वो अजगर टुकड़ों टुकड़ों में ना बच गया। कुछ ही देर में अजगर के सारे टुकड़े राख बनकर कहीं हवा में गायब हो गए। यह देखकर अर्जुन ने राहत की सांस ली और लड़खड़ाते कदमों से दीवार के पास जाकर अपनी पीठ दिखाकर नीचे बैठ गया। वह काफ़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर वह धीरे धीरे हांफे जा रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने अपने आप को संभाला और सामने देखा तो हैरान रह गया। वह जल्दी जल्दी में अपनी जगह पर खड़ा हुआ सामने की ओर देखने लगा। अर्जुन ने सोचा, अब ये क्या भला है? सामने का नज़ारा देखते हुए उसकी आंखें चौंधी आ गई। नज़ारा देखकर वह सिर खुजाने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि अब क्या करना है। इस वक्त अर्जुन जहाँ खड़ा था उसके 2 कदम आगे नीचे ज़मीन पर अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी हुई थी। अर्जुन ने देखा उन आकृतियों में अनगिनत खूंखार जानवरों के चित्र बने हुए थे। अजगर, शेर, चीता, नरभेड़िया जैसे आदमखोर जानवरों के चित्र थे। अर्जुन जिस जगह पर खड़ा था उस जगह से लेकर लाल मणि जिस पत्थर पर रखी हुई थी वहां तक पूरे जमीन पर अलग अलग तरीके की आकृति बनी थी। उन आकृतियों को देखकर अर्जुन मन ही मन बुदबुदाया, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं था, फिर इतनी जल्दी यहाँ पर इतना सब कुछ कैसे बदल गया? यह तो सच में मायावी कमरा है। और अगर ये गलत नहीं तो मुझे लगता है इस बार ये आकृतियाँ इस लाल मणि की रक्षक है, और अगर मैंने किसी भी अलग आकृति पर पैर रख दिया तो वो जानवर जिंदा हो जाएगा और मुझे मार देगा। अपने सामने के नज़ारे को देखने के बाद अर्जुन थोड़ा गुस्सा होता है और खुद से कहता है कि अब मैं इस मणि तक पहुंचूं कैसे? सभी जगहों पर तो इन जानवरों की पेंटिंग बनी हुई है, कौन से जानवर पे पैर रखूं? अर्जुन यह सोच ही रहा था कि उसका ध्यान जमीन पर लिखे कुछ अक्षरों पर जाता है। अर्जुन अपना सर खुजाते हुए खुद से कहता है कि इस वक्त 3 अक्षर लिखे हुए हैं। तीनों अक्षरों के पीछे 5 फीट का अंतर छोड़कर और 3 अक्षर लिखे हुए थे, और फिर उसके पीछे 5 फीट का अंतर छोड़कर 3 अक्षर लिखे हुए थे। ये अक्षर माला अर्जुन के पैरों के पास से शुरू होकर लाल मणि जिस पत्थर पर रखा था उस पत्थर तक जा रही थी। अक्षरों को गौर से देखने के बाद अर्जुन समझ गया कि उसे अगर लाल मणि तक पहुंचना है तो उसे इन अक्षरों पर से ही चलकर जाना होगा, और अगर उसने कहीं और से जाने की कोशिश की तो उसका नसीब बार बार साथ नहीं देगा। अब जो भी करना था उसे सोच समझ कर करना था, और गलती से भी अगर वो कुछ गलती करता तो मरना तय था। अर्जुन सोच ही रहा था कि कैसे उस मणि तक पहुंचा जाए। फिर ध्यान से पढ़ने पे उसने सोचा, हो ना हो इन शब्दों में कोई रास्ता छुपा है। वो सामने पत्थर पर कुछ लिखा था,
अर्जुन खुद से बातें कर ही रहा था, तभी उसका ध्यान सामने पत्थर पे जाता है। उस पत्थर पर अजीब तरीके से कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। लिखावट को पढ़ने के लिए उसने अपनी आंखों को छोटा करके देखा। वहाँ लिखा था, हर किसी की मैं मंजिल, चाहे राजा हो या फकीर। अर्जुन ने सोचा, अब इसका मतलब क्या हो सकता है? ऐसी चीज़, ऐसा लक्ष्य जो राजा का भी है, फकीर का भी है, ये तो बिल्कुल किसी पहेली की तरह लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पहेली का जवाब इस ज़मीन पर लिखे हुए इन अक्षरों में से कोई एक हो? हाँ, ज़रूर इन अक्षरों को मिलाकर कोई शब्द बनता होगा और उसी शब्द पर चलकर मैं उस मणि तक पहुंच सकता हूं। लेकिन वो कौन सा शब्द हो सकता है? पहला शब्द समदौजी था। भला इस शब्द का क्या मतलब हो सकता है? फिर उसने देखा कि पहला लिखा था सम, उसके पीछे लिखा था शा और उसके पीछे लिखा था ना। इन तीनों अक्षर को अगर मिलाया जाए तो बनता है शमशान। इसी तरह से और अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाता है वो, और देखता है कौन कौन शब्द बन रहे हैं। दूसरा शब्द दौलत बन रहा था, तीसरा शब्द जिंदगी बन रहा था। यानी मृत्यु, पैसा और जिंदगी तीनों शब्द बन रहे थे। लेकिन इसमें से कौन सा सही शब्द हो सकता है? अर्जुन यही सोच रहा था। फिर थोड़ी देर बाद खुद से कहता है कि पत्थर पर जो पहेली लिखी है, हर किसी की जो मैं मंजिल, चाहे राजा हो या फकीर, यहाँ पर हर किसी का उल्लेख किया गया है। यानी कि हर वो इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे फिर वो राजा हो या फिर फकीर, उनकी अंतिम मंजिल एक ही है और वो मंजिल है शमशान। हाँ, शायद यही वो जवाब है। यह कहते हुए अर्जुन ने अगले ही पल एक लंबी सांस ली और पहले अक्षर यानी सम पे अपना एक पैर रखा। अक्षर पर कदम रखते ही अर्जुन थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसे कुछ नहीं हुआ था। अनुमान उसका बिल्कुल सही था। फिर उसने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए सा और उसका न पर कदम रखा और सफलतापूर्वक उस पत्थर पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने लाल मणि को अपने हाथों में थाम लिया। अर्जुन ने अपने हाथों की मुट्ठी को खोलकर मणि की सुंदरता को गौर से देखा। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो देखता है कि दरवाज़ा खुल गया है, वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाता है और सही सलामत दरवाजे के इस पार आ जाता है। अर्जुन अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर टिकाकर जोर जोर से हाँफने लगता है। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद वो सीधा खड़ा होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात हो सकती है इस मणि में, जिसकी सुरक्षा के लिए इतना तामझाम किया गया है। कुछ तो बात ज़रूर है इस तलवार और इस मणि में। मुझे उस चुड़ैल से पूछना चाहिए, शायद वो मुझे कुछ बता दे। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने लाल मणि को उस तलवार से जोड़ दिया और तलवार को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाकर उसकी नोक को जोर से ज़मीन पर मार दिया। अगले ही पल अर्जुन चुड़ैल के सामने खड़ा था। उसे यूँ अपने सामने सही सलामत देखकर चुड़ैल मन ही मन बुदबुदाई। मुझे तो लगा था इस बार यह बच नहीं पाएगा, लेकिन ये तो सही सलामत बच गया। चुड़ैल अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अर्जुन ने धीमी आवाज़ में उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकती हैं इस तलवार में और इस मणि में ऐसी क्या खास बात है? मैं जानना चाहता हूँ। अर्जुन का सवाल सुनते ही चुड़ैल को काफ़ी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में अर्जुन से बोली, मूर्ख, तुझे अपने दोस्तों के प्राण चाहिए या फिर सवालों के जवाब बता। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, मेरे दोस्तों को कुछ मत करना, मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं चाहिए। हाँ, आप मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है, मैं अगले पड़ाव के लिए तैयार हूँ। चुड़ैल ने कहा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। तो सुनो, अब तुम्हें आगे क्या करना है। उस तलवार में जो लाल मणि जुड़ा है, उस मणि पर तुम्हें अपने खून की कुछ बूंदें छिड़कनी है। अर्जुन ने ठीक वैसे ही किया। उसके ऐसा करते ही उस लाल मणि के अंदर से एक तेज रोशनी बाहर निकली और अगले ही पल उस रोशनी ने खुद को शब्दों में बदल दिया। अर्जुन
उन शब्दों को ध्यान से पढ़ने लगा था। मैं कभी नहीं था, मैं हमेशा रहूँगा। मुझे कभी किसी ने देखा नहीं और न कभी कोई मुझे देख सकेगा। फिर भी मैं सबका भरोसा हूँ और मुझ पर भरोसा करके सारे लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? पहेली को पढ़ने के बाद अर्जुन ने धीमी आवाज़ में खुद से बुदबुदाया, भला ऐसा क्या हो सकता है जिस पर सभी लोग भरोसा करते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं? भगवान इस ईश्वर का जवाब हो सकता है। लोग किसी और पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन भगवान पे तो ज़रूर करते हैं। फिर उसके मन में ये आया कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। फिर उनका तो भगवान पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर भगवान इस पहेली का जवाब नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? अर्जुन अभी खुद के ख्यालों में खोया ही था, तभी चुड़ैल ने उससे कहा, इस पहेली को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है, और अगर 15 मिनट के अंदर तुमने इस पहेली का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा क्या होगा यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। यह सुनते ही अर्जुन डर से कांप गया। उसे लगा कि पहले की तरह इसको सुलझाने के लिए भी आधे घंटे का समय मिलेगा, लेकिन इस बार सिर्फ 15 मिनट का वक्त मिला था। अर्जुन डर से कभी चुड़ैल को देख रहा था तो कभी अपने हाथ में पकड़ी तलवार को। वह डरते डरते भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरे नसीब में कल का सूरज लिखा है या नहीं, कुछ तो मेरी मदद करो। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, तभी अचानक उसे अपनी पहेली का जवाब मिल जाता है। वह 2 पल के लिए गहरी सोच में डूब जाता है। फिर अगले ही पल उसके चेहरे पे खुशी आ जाते हैं। वह खुशी से कहता है, मिल गया मुझे इस पहेली का जवाब। इस पहेली का जवाब है आने वाला कल। उसे किसी ने नहीं देखा और ना कभी कोई उसे देख पाएगा, लेकिन वो है और हमेशा रहेगा। और सब लोग अपने आने वाले कल पर भरोसा रखकर ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जवाब देने के बाद अर्जुन और चुड़ैल दोनों अपनी नज़रें तलवार की ओर कर दी और उसे देखने लग गए थे। 2 पल तक वो दोनों यूं ही तलवार को घूर रहे थे। तलवार में किसी भी तरह कोई हलचल ना होता देख चुड़ैल मन ही मन खुश हुई, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए गहरी आवाज़ में अर्जुन से बोली, ये बहुत अच्छे, तुमने खेल के दोनों पड़ावों को जीत लिया है, लेकिन अभी खेल का अंतिम पड़ाव बाकी है, और ये पड़ाव पहले 2 पड़ावों से कहीं अधिक कठिन है। खेल के इस पड़ाव को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। इस खेल के अंतिम पड़ाव को पार करने के लिए तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ साक्षात मौत के सौदागर रहते हैं। आज तक जो वहाँ गया है कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, और आज तुम्हें भी वहीं जाना होगा। अर्जुन जैसे जैसे चुड़ैल की बातों को सुन रहा था, उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। चुड़ैल ने आगे कहा, उस जगह का नाम है माया जंगल। ये जंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ज़्यादातर इंसानों को यह जंगल दिखाई भी नहीं देता, और अगर कोई इंसान गलती से यहाँ चला है तो लौट कर कभी वापस नहीं जाता। लेकिन तुम मेरी शक्तियों की मदद से उस जंगल को देख पाओगे। मेरी शक्तियाँ तुम्हें उस जंगल की सीमा तक पहुँचा देगी। तुम्हें उस माया जंगल में जाकर 2 आँख वाले पेड़ को ढूंढना है। उस पेड़ के ठीक नीचे एक दिव्य नीलमणि गड़ी हुई है। तुम्हें वो नीलमणि वहाँ से निकालनी है, और मणि के मिल जाने के बाद उसे उस तलवार से जोड़ देना है। काम पूरा हो जाने के बाद तुम उसे तुरंत जंगल से बाहर आ जाना। जंगल के बाहर आते ही तुम उन मौत के सौदागरों से सुरक्षित हो जाओगे। फिर उसके बाद तुम तलवार की नोक को जोर से ज़मीन पर मार देना, जिससे कि तुम यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, उस जंगल में कदम कदम पर एक मौत लिखी हुई है, इसलिए यह काम इतना आसान ना होगा। कहो फिर तैयार हो? अर्जुन ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। चुड़ैल ने कहा, ठीक है फिर हो जाओ तैयार। चुड़ैल ने अर्जुन के सर पे हाथ घुमाया। ऐसा करते ही अगले ही पल अर्जुन वहाँ से गायब हो गया। अर्जुन ने जब अपने आंखें खोली तो अपने आप को एक जंगल की सीमा पर खड़ा पाया।
उसने अपने हाथ में एक जलती हुई मसाल को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में तलवार को। अर्जुन समझ गया था कि यह मसाल उसी चुड़ैल ने उसे दी है ताकि उसे अंधेरा में देखने में आसानी हो। अर्जुन मसाल को उजाले में अपने चारों ओर देखने लगा। अर्जुन ने जब पीछे पलट के देखा तो पीछे दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था और सामने की ओर लाइन में बड़े बड़े पेड़ बने हुए थे। उन पेड़ों की ना तो शुरुआत दिखाई दे रही थी और ना ही अंत। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और जंगल के अंदर जाने लगा। माया जंगल में अर्जुन के साथ क्या हुआ, क्या उसे भैरव की वो तलवार मिली, ये जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में दें।